हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 किया है, जो चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इट मीन्स बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में पढ़ा था कि इसमें कैसे। तो एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, रिकॉल कर देती हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या था। उसके बाद ये चैप्टर हमने आधा ही किया था और आधा हमने नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती, इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि लोह स्तंभ क्या है, आयरन पिलर किसे कहते हैं। तो ये क्या है, आयरन पिलर। कुतुब मीनार, आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार के जस्ट साइड में ही आयरन पिलर बना हुआ है। और कहाँ पे है, तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, 7.2 है और इसका वेट कितना है, 3 टन है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1500 साल पहले हुआ। और आपको मेन एक और बात पता चल रही है, बता दूं कि इसमें इसमें जंग अभी तक क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें जब इस लोहे को बनाया गया था तो इस लोहे के अंदर फास्फोरस नाम की केमिकल मिला के बनाया गया था, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। और आप कभी वहाँ पे जाकर देखें तो इसमें डीपली अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें दिया हुआ है चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त का नाम लिखा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें कैसे हुआ करती थी। पहले ईंटें और पत्थरों की इमारतें कैसे हुआ करती थी। तो आपको पता ही है कि मंदिर के ऊपर एक क्या है, टीला बना होता है, ऐसे इस तरीके का। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि पहले जो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे उस टीले के अंदर, यानी छोटा सा डिब्बा होता था उसके अंदर रखे जाते थे। जैसे हाथी के दांत हो गए, हड्डी का राख हो गया, इन सब चीज़ों को उस टीले के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये टीला पहले मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन बाद में जाके ये धातु मंजूषा कहते हैं, पहले मिट्टी का हुआ करता था, ठीक है। और अब इसे क्या है, इस टीले को ईंट से ढक दिया गया है और गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया है। सुंदर सुंदर पत्थरों को, तराशने वाले पत्थरों को इसे क्या किया, इसे ढक दिया गया है। फिर आते हैं गर्भगृह किसे कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जहाँ भी देवी देवताओं मूर्ति रखी जाती है, यानी एंट्री करते हुए अंदर जहाँ जाते हैं वहाँ पे देवी देवताओं भगवान जी की मूर्ति रखी जाती, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, फिर मैंने बताया था कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो ये स्तूप और ये मंदिर हर कोई नहीं बनवा सकता था, क्योंकि ये काफ़ी कीमती और इसमें धन का काफ़ी खर्च होता था, इसमें धन ज़्यादा खर्च होता था, इसलिए इसको कौन बनवाता था, तो राजा और रानी बनवाते थे। और इसमें कि जो भी इस पूजा करने के लिए इस मंदिर में जो भी भक्त आते थे वो अपने साथ क्या लेकर आते थे, उपहार लेकर आते थे। और उन उपहार को क्या करते थे, इस मंदिरों को सजाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने बताया कि चित्रकला क्या है। तो अजंता की गुफाओं में ये ऐसे चित्र बने होंगे, ये पत्थरों को कट करके अच्छे से डिज़ाइन, गुफाओं को खोद कर अच्छे से डिज़ाइन में बनाए गए हैं। ये ऐसे ऐसे इमेजेस या ऐसे ऐसे ड्राइंग किए हुए अजंता की गुफाओं में। पेंटिंग को जो बनाया, ये जो पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में जो बनाई गई है, वो गुफाओं को खोद के बनाई गई है। और यहाँ पे ज़्यादातर बहुत वृक्षीय रुकते थे, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुकते थे। और यहाँ पे इस गुफाओं में काफ़ी अंधेरा हुआ करता था, तो इस अंधेरे तो क्या करते थे, आग जला के उजाला करके, और इस गुफा के अंदर ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और ये 1500 साल बाद भी चमकदार है। क्यों चमकदार है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर का यूज़ किया गया है वो ओरिजिनल कलर थे, यानी वो रंग पौधे वगैरह खनिजों से बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम पुस्तकों की दुनिया की बात कर रहे हैं, कि पुस्तकों की दुनिया इन बुक्स ऑफ एपिक्स की बात कर रहे हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। इन बुक्स में स्त्री पुरुषों की बात की गई है, वीर गाथाओं की बात की गई है और देवी देवताओं से जुड़ी कथाओं की बात की गई है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कौलनम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। और ये व्यापारी कहाँ रहता था, पुहार में रहता था। और अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वे एक नर्तकी, यानी उससे उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। अब बाद में वह और कनगी पुहार छोड़ के मदुरई चले गए। बाद में कुछ टाइम के बाद कनगी और
और उसका जो हस्बैंड है वो दोनों क्या करें कि पुहार छोड़ के कहाँ चले गए, मदुरई चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कॉलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। वहाँ गया तो क्या हुआ कि पांडे राजा के दरबारी जोहरी नामक एक वहाँ का मतलब दरबारी जोहरी ने मतलब क्या किया, उस पर ब्लेम कर दिया, चोरी का झूठा आरोप लगा दिया कि, और फिर राजा ने उसे क्या किया, प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, यानी कनगी जो उसकी पत्नी थी वो अभी भी अपने पति से प्रेम करती थी और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी। मतलब उसके साथ ये अन्याय था तो उसके मन में तो दुख होगा ही और बहुत गुस्से में आ गई थी अंदर ही अंदर। और फिर क्या करी कि और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का क्या किया, विनाश कर दिया, मदुरई शहर को ख़त्म कर दिया। तो उसने क्या किया, बदला लिया अपने पति को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद आते हैं एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। ये 1800 साल पहले लिखा गया और ये 1400 साल पहले लिखा गया। इसमें कॉलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें किसकी है, कॉलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। और जैसे कालिदास और जो संस्कृत में लिखते थे, ठीक है, और यहाँ जैसे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण भी है। तो यहाँ पुरानी कहानियों का क्या है, संकलन और संरक्षण भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित यानी जैसे महाभारत हो गई, पुराण हो गए, रामायण हो गए, ये सब क्या है, बहुत पहले से ही बहुत फेमस है, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है और पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ, यानी पुराणों में किसकी कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो भगवान की लिखी हुई है, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब की कहानियाँ लिखी गई है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं, ठीक है। मतलब संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी इनकी मतलब कहानियाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी इसे सुन सकते हैं। मतलब पहले क्या है, जो स्त्री होती थी, जो शूद्र होते थे, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो इसलिए वो भी इनको पढ़ तो नहीं सकते लेकिन सुन तो जरूर सकते हैं। पुराना का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। तो पुराणों का पाठ कौन करता था, मंदिर में जो पुजारी रहते थे वही उनका पाठ करते थे और लोग उनको सुनने के लिए आते थे। तो पुराण किसने लिखी, तो पुराण व्यास ने लिखी है। महाभारत और पुराण किसने लिखी, तो व्यास द्वारा लिखी गई है। तो दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो व्यास, ही पेपर में आ सकता है। और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत समय तक क्या था, फेमस था, लोकप्रिय था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था और आज भी लोगों को बहुत पसंद है। और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था कि हस्तिनापुर यानी राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करने के लिए किया गया था ये युद्ध। और ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई हैं, ठीक है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही किसने लिखा है, व्यास ने लिखा है। ये पेपर में क्वेश्चन की पुराण किसने लिखी है, तो व्यास द्वारा। महाभारत और पुराण किसके द्वारा लिखी गई, तो व्यास के नाम से के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, मतलब भगवत गीता भी क्या है, महाभारत में ही शामिल है, ठीक है। इसमें अर्जुन और कृष्ण की बात की गई है और इसमें कौरव और पांडव की बात की गई है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के दरबार में है। उनके पिता ने उन्हें क्या किया था, वनवास दे दिया गया था और क्या किया था, राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ वनवास के लिए चली गई। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, सीता का अपहरण रावण ने कर लिया और सीता को जब वापस पाने के लिए राम ने बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ी और फिर वो क्या हुआ, जब विजयी होकर
कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे तो क्या हुआ, चारों तरफ दिए वगैरह जलाए गए, तो उसी के रूप में दिवाली जो हम मनाते हैं ना, उन्हीं के रूप में मनाई जाती है। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, वाल्मीकि। तो मैंने अभी बताया कि रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि, और पुराण और महाभारत के लेखक कौन है, व्यास। नेक्स्ट आते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ कौन कौन सी हैं। जो आम लोगों द्वारा, तो आम लोगों भी कहानियाँ कहते हैं जो कविता गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम बहुत सुनते थे। हम स्कूलों वगैरह में स्कूल में जाते थे तो लाइब्रेरी की बुक में हम पंचतंत्र की बुकें पढ़ा करते थे। और जातक कथाएं जो तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगें तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ठीक है, जो जातक कथाएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विज्ञान की पुस्तकें, यानी राइटिंग बुक्स ऑन साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी है। गणित में यानी इन्वेंशन ऑफ जीरो का आविष्कार किसने किया, तो इसमें क्या है, तो ये आर्यभट्टयम ने क्या है, जीरो का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, और जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इनका कहने का मतलब कि पहले हम सोचते थे कि ना कि चांद मतलब रोज सुबह शाम होती है, इसलिए क्या है, दिन और रात होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी 24 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट करती है। उसके घूमने की वजह से ही वो क्या करते हैं, पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया, और उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने को भी विधि ढूंढ निकाली। वृत्त की परिधि यानी ये है ना, ये साइड पेरीमीटर, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। इसको भी मापने की एक विधि निकाली, तरीका निकाला, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अब आपको पता है कि शून्य का आविष्कार यानी जीरो, इन्वेंशन ऑफ जीरो का आविष्कार किसने किया, तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई है और तब यूरोप में भी फैल गई, और आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो किसने इसका आविष्कार किया, तो आर्यभट्टम द्वारा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंशन ऑफ पेपर, यानी कागज का आविष्कार कैसे हुआ। तो कागज का आविष्कार कैसे हुआ, तो 1900 साल पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1900 साल पहले लून नाम के एक व्यक्ति जो चीन में किया था, उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट के लुगदी बना के उसे पानी में रात भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। और आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। आपने साइंस में 9th 10th में आपने साइंस में प्रैक्टिकल एक होगा, उसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा। मान लीजिए कि पेपर बना के लेकर, तो क्या करते हैं स्कूल में कि जो भी हमारे वेस्ट पेपर होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, रात भर क्या 5-6 दिन के लिए हम भिगो के रखते हैं। वो बिल्कुल ही गल जाता है। गलने के बाद हमें क्या करते हैं कि हम उसको बिल्कुल उसको पतला लुगदी टाइप में कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल प्लेन कर देते हैं और एक पेपर की तरह धूप में हमें कहते हैं सुखाने के लिए। तो इसी का प्रयोग हमें प्रैक्टिकल में भी करके ऐसे ही सेम कहा जाता है प्रैक्टिकल में। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, बहुत टाइम तक इसको छुपा के रखा गया। और करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई, या फिर करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अन्य भागों में फैल गई, और उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और ये हमारी NCERT 6th क्लास की बुक कंप्लीट हो गई है। टोटल 12 चैप्टर थे, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम NCERT 7th की बुक, हिस्ट्री की 7th की बुक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा, लिख के बता दीजिएगा।
तो मैं इंग्लिश मीडियम की बुक उठाकर उसमें से मैं आपको डीपली एक बार समझा दूंगी। और जैसे ये तीनों बुक ख़त्म होने के बाद ज्योग्राफी उठाएंगे, उसके बाद हमारी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।